हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक स्टडी एंड आई एम आस्था तिवारी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ओके गाइस, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एमसीक्यूज एंड टर्म वन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको फुल चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा एनसीईआरटी बुक के थ्रू। एंड उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ओवरव्यू। ओके, ओवरव्यू क्या है यहाँ पे कि बर्लिन वॉल का डिस्कशन किया हुआ है। बर्लिन वॉल का आपने इसके बारे में सुना होगा, जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने स्टडी किया होगा कि इट वाज फॉर्म्ड इन 1961 के आसपास में इसको बनाया गया था। फिर 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होती है और 1989 में फिर इसे गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं एंड यहाँ पे उसी चीज़ की थोड़ी बहुत डिटेल दिया है एंड ये भी बताया गया है कि आप नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर या सॉरी नेक्स्ट पेजेस में क्या पढ़ने जा रहे हो आप, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्ड इन 1961 बर्लिन वॉल के बारे में देख लेते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यही है वो वॉल। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक वॉल दिख रही है यही है बर्लिन वॉल, जिसने जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट था ईस्टर्न पार्ट जो कि सोवियत यूनियन के अंडर में था, दूसरा पार्ट था वेस्टर्न पार्ट जो कि अमेरिका के अंडर में था। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्लियर कट डिवीजन हुआ था दोनों ही चीज़ों का। अब ये वॉल जो है 150 किलोमीटर लॉन्ग, यानी इसकी जो लेंथ थी वो 150 किलोमीटर की थी और ये 28 ईयर तक बनी रही। उसके बाद फाइनली इसको 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब 1989 को। अब आपको पता चल रहा होगा क्योंकि 2 साल और बचे थे, इसके बाद डिसइंटीग्रेशन कम्प्लीटली हो जाता है, तो वही लगभग कोलैप्सेशन के टाइम पे ही इसको जो है तोड़ दिया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दी है, फॉर्मेशन, लंबाई, उसकी चौड़ाई और भी चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आता है हमारा पहला टॉपिक, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक्चुअल में सोवियत सिस्टम था क्या, वो हम नेक्स्ट इसी पैसेज में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यूएसएसआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहाँ से पहला क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है आप लोगों से कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म, चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, वहाँ पे क्या रहेगा, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक ऑप्शन तो आपका करेक्ट रहेगा। दूसरे में आपको सोशलिस्ट पहले कर देगा, सोवियत बाद में कर देगा, क्योंकि डबल टाइम एस है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम जो है लॉट ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद आता है रशियन रेवोल्यूशन की बात हो रही 1917, जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, जिसके बाद यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे सोशलिज्म का फॉर्मेशन हो। देखो सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म एक्चुअली एक आइडियोलॉजी है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे वाटर, ओशन एंड मिनरल्स और जो भी मतलब प्रॉपर्टीज होती है गवर्नमेंट की, वो सॉरी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। ठीक है, और उसके अपोज में था ये कैपिटलिज्म के अपोज में था। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म जो है ये अमेरिका की आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म ये यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी इकोनॉमिक बेसिस पर। कैपिटलिज्म मीन्स होता है प्राइवेटाइजेशन। ओके, प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि हर एक प्रॉपर्टी वो किसी इंडिविजुअल्स को मिली हुई थी, कोई गवर्नमेंट के हैंड में नहीं था, इंडिविजुअल अपना खुद कमाए खुद खाए। ठीक है, इस तरीके से था। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी का की बात की गई, तो इगैलिटेरियन सोसाइटी इन द सेंस कि समतावादी सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी लोग को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर की कि वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाए जहाँ पे सब लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाए। ठीक है, और ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था प्राइवेट प्रॉपर्टी के एबोलिशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अपोजिशन, देखो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर ले, आप लोगों ने कम्युनिज्म के बारे में भी सुना होगा एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो थी वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी अमेरिका की, और जो कम्युनिज्म था वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी यूएसएसआर की। तो कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई थी ये पार्टी जो है, इसमें क्या होता था कि यहाँ पे एक बार अगर इलेक्शन हो गया तो उसके बाद इनडायरेक्टली जो लीडर्स हैं वो अपॉइंट होते रहेंगे। इसके बाद लोगों को कोई अधिकार नहीं कि वो अपने लीडर को अपने मन से या अपने अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमी थी सोशलिज्म वो प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, यानी वो इकोनॉमी जो भी उसमें प्लानिंग करनी होती थी, सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी जो भी उसमें प्लानिंग करनी होती थी, जो भी उसको कंट्रोल करना होता था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है, इंडिविजुअल में कोई नहीं था। वहीं पे कैपिटलिज्म में अमेरिका में मींस दैट कि अमेरिका में सब कुछ जो है एक इंडिविजुअल के हैंड में होता था, सब लोग अपने अकॉर्डिंग करते थे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईस्ट यूरोप, देखो जब भी ईस्ट यूरोप की बात होगी या ईस्ट कंट्रीज की बात होगी तो हमेशा हमें सोवियत यूनियन पे जाना है, और जब भी वेस्ट की बात होगी तो हमें वहाँ पे अमेरिका की साइड में जाना है कि ये जो कंट्री है, ये जो ग्रुप है, ये जो है अमेरिका की साइड में है। और अगर ईस्ट होगा तो ये जो है ग्रुप या कंट्री ये
यूएसएसआर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल। देखो अब जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी इनको मिलिट्री का यूज़ करके लिबरेट किया था सोवियत यूनियन ने, यानी अपनी मिलिट्री का यूज़ करके इन्हें आज़ाद करके अपने में मिलाया था। यूरोप की ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकली जो भी प्लान किए जाते थे, पॉलिटिकली जो भी प्लान किए जाते थे, वो सारे उनका जो कन्फिग्रेशन होता था वो यूएसएसआर पर बेस्ड, यानी जो प्लान जो स्ट्रेटजी यूएसएसआर अडॉप्ट किया था उसी स्ट्रेटजी को ईस्ट कंट्रीज या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अडॉप्ट करती थी या उसी आइडियोलॉजी पर चलती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये ग्रुप जो है वो यूएसएसआर का था, ठीक है। और इसको जो है सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता था। तो सोशलिस्ट जहाँ भी आए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सेकेंड वर्ल्ड, सोशलिस्ट, ईस्ट ग्रुप कंट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है वो केवल सोवियत यूनियन या यूएसएसआर को इंडिकेट करने के लिए कही जाती हैं। और वेस्ट ग्रुप, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, कैपिटलिस्ट ग्रुप या कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ये जो है अमेरिका के ग्रुप ऑफ कंट्रीज को इंडिकेट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे वेरियस नेम से आपको कह सकता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग नेम्स हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब आता है द वार्सो पैक्ट मिलिट्री। देखो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नेटो के बारे में, ठीक है। नेटो क्या था? नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसको अमेरिका ने बनाया था। और यहाँ पे जितनी भी अमेरिका की फॉलोइंग कंट्रीज थी वो सारी कंट्रीज यहाँ पे अपनी मिलिट्री शेयर करती थी। वहीं पे क्या है, इसके अपोज में, क्योंकि दोनों ही राइवल थे यूएसएसआर एंड यूएसए, तो यहाँ पे उसके विरोध में जो है मिलिट्री अलायंस बनाया था वार्सो पैक्ट, जिसका नाम था, जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक, यानी यूएसएसआर ने बनाया था वार्सो पैक्ट, अमेरिका ने बनाया था नेटो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें थी। तो यहाँ पे वार्सो क्या है, तो ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब आता है सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रीज बहुत वेल थी, एनर्जी रिसोर्सेज थे, आयरन, ऑयल एंड स्टील। उसके बाद अगर हम बात करें और भी चीज़ें, मतलब एक तरीके से देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिचनेस थी इस एरिया में। फिर मशीनरी प्रोडक्शन, एंड एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे पिन टू कार, मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वहाँ पे देखो सोशलिस्ट का मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे ये लोग डिमार्केटेड इकोनॉमी रखते थे, मतलब किसी एक अदर कंट्री से ज़्यादा ट्रेड का कोई रिलेशन नहीं था, ज़्यादा और कोई चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वही वर्क करती थी, बाहर से कोई एमएनसी वगैरह नहीं आती थी। और यहाँ पे पिन टू कार, इनकी जो इंडस्ट्रीज होती थी वो, मतलब पिन मीन्स बहुत छोटी सी चीज़ से लेकर के बहुत बड़ी चीज़ तक जो है उनका प्रोडक्शन होता था। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी फाइन होती थी, लेकिन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज से, मतलब जो इनके प्रोडक्ट होते थे उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, लेकिन अमेरिका जितनी अच्छी क्वालिटी इनके प्रोडक्ट्स की नहीं होती थी, वो यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद दिया गया कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिटीजन, मतलब सारे सिटीजन को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया गया। देखो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि सामान्य रूप से उनको कपड़ा, खाना और घर मिलता था। अभी हमने इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, इगैलिटेरियन मीन्स समानता, तो सभी लोगों को कुछ ना, मतलब सभी लोगों को एक समान घर, खाना और कपड़े की व्यवस्था की गई थी, यानी उनको जैसे सर्वाइवल के लिए जो है उनको एक नॉर्मल सिचुएशन दे दी गई थी। उसके बाद क्या था, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दी थी जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जैसे कोई हेल्थ फैसिलिटी आपको लेनी है, एजुकेशन, चिल्ड्रेन एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स को उन्होंने सब्सिडाइज, यानी उसको कम दाम पर वो चीज़ें लोगों को मिल जाया करती थी, ये गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जरा मतलब वहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं, कहाँ पे, यूएसएसआर में, ठीक है। तो स्टेट ओनरशिप थी, हमने देखा कि स्टेट मतलब वही गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, ठीक है। और सारी चीज़ें लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन एंड कंट्रोल बाय सोवियत स्टेट, यानी सोवियत जो यूनियन था उसके द्वारा लैंड और भी जो प्रोडक्टिव एसेट्स थी वो सारी चीज़ें कंट्रोल में किसके थी, वो थी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है किसमें, जब सोशलिस्ट इकॉनमी होती है, तो सोशलिस्ट इकॉनमी थी यूएसएसआर की, जिसकी वजह से ये सब चीज़ उनके कंट्रोल में हुआ करती थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ब्यूरोक्रेटिक मतलब होता है जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनका ग्रुप था। अथॉरिटेरियन मतलब जो इलेक्टेड थे, जिनका इलेक्शन के थ्रू आते थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो अपॉइंटेड आते थे, उनके बारे में कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड अब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पिल पीपल हु वर एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन द जोक्स एंड कार्टून, ठीक है। अब देखो लोगों के पास कोई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, हम लोग की तरह उनके पास फंडामेंटल
पॉलिटिकल राइट नहीं था उस टाइम पे कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल सके, वो गवर्नमेंट के किसी स्कीम पर, किसी चीज़ पर अपना डिसएजेंट मतलब दिखा सके, तो उनके पास कोई राइट नहीं था असहमति का। फिर भी वो जोक एंड कार्टून बना बना करके गवर्नमेंट को या लीडर्स को जो है वहाँ पे इंडिकेट किया करते थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन सोवियत यूनियन नीडेड रिफॉर्म। देखो जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी, बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूल कर रही थी, लेकिन जरा सी भी उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी वो पीपल्स की तरफ जो है कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देती थी अपनी, कि हाँ लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, लोगों को और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और भी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे है। फिर एक चीज़ आती है कि रियलिटी में जो रशिया था उसी का ग्रेट डोमिनेशन था 15 कंट्रीज़ में, क्योंकि सोवियत यूनियन था उसमें 15 रिपब्लिक्स थे, तो उन 15 में से सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रोल था वो था रसिया, जो बाद में इनका सक्सेसर भी बनता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। इन द टर्म ऑफ ओके, इन आर्म रेस सोवियत यूनियन मैनेज इट्स मैच विद द यूएस। ठीक है, आर्म मतलब कि अब जितना ज़्यादा वेपन्स वगैरह का प्रोडक्शन अमेरिका करता था उतना ज़्यादा ये भी करते थे, मतलब एक तरीके से अपने आप को एब्रिस्ट इक्वल करने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है, सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो अभी भी हमको ये सुनने को आता है कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये चीज़ें हैं। तो वैसे ही आज भी वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, उस टाइम पर भी वेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे थी, लेकिन जो सोवियत यूनियन था वो लैग यानी कि लैग बिहाइंड मीन्स एक पिछड़ा था, एक बैकवर्ड था अमेरिका की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट पावर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द फुलिंग द पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ पीपल, मतलब जो लोग इकोनॉमिकली जैसे मनी अर्न करना, अपने आप को ज़्यादा ग्रो अप करना, बहुत ज़्यादा रिच बनना, ये सब जो लोग करना चाहते थे, पॉलिटिकली जो वो गवर्नमेंट से चाहते थे, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनके एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाती थी। ठीक है, इसका मतलब उन्हें जो है वो मतलब अपनी गवर्नमेंट से जो सिटीजन थे वो खुश नहीं थे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि द सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर, यानी सोवियत ने 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद देखो जब भी लड़ाई होती है दो कंट्रीज के बीच में तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, इकोनॉमी कहीं ना कहीं सेटबैक में हो जाती है, तो ये सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था और ज़्यादा पीछे चला गया, मतलब अभी भी वो अमेरिका से पीछे ही था और 1979 में वॉर के बाद और ज़्यादा पीछे वो चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। 1917 एंड बीकेम स्टैग्नेंट, मतलब 1970s आते आते जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो गई थी, अब उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, गॉर्बचेव एंड जस्ट वेट। गार्बचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मीन्स होता है खंडन, यानी अलग अलग टुकड़ों में बंटना। तो ये चैप्टर क्योंकि एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर का नेम है, यानी कि जो दो वर्ड बने हुए थे, जो बायो यानी यूनी मीन्स एक सिंगल वर्ड, बायो मीन्स डबल वर्ड, तो जो दो वर्ड बने हुए थे उनमें से एक वर्ड का जो है इंड होने जा रहा है, तो उसी को डिसइंटीग्रेशन का नाम दिया गया है। मिल्खाली गॉर्बचेव। अब देखो ये चीज़ आती है कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस टाइम पे यूएसएसआर में जो है हेड कौन था यानी जनरल सेक्रेटरी कौन था, तो ये थे मिल्खाई गॉर्बचेव। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। अभी यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं साइड में, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हालांकि उसमें से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, अब 1985 में ये अपॉइंट होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। रिफॉर्म के बाद मतलब इनको लगता है कि हाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म करना चाहिए अपने आप को वेस्ट के साथ यानी अमेरिका के साथ अच्छे से रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ये स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखो सोवियत ब्लॉग स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। अब देखो यूरोपियन जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट मतलब क्या कि सोवियत यूनियन के अंडर में थी, वो सारी कंट्रीज के जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, गवर्नमेंट को अपोज करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो कम्युनिज्म था उसका एंड होना शुरू हो जाता है। अनलाइक द पास्ट, देखो पास्ट में क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट होती थी या जो भी लीडर्स होते थे वो जहाँ कहीं भी ऐसे मतलब प्रोटेस्ट होते थे कम्युनिज्म के खिलाफ, वहाँ पे वो उसको सप्रेस कर देते, इसको दबा देते थे। लेकिन गॉर्बचेव ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद एक जो कम्युनिस्ट स्टेट थे वो टूटते चले जा रहे थे और कम्युनिज्म वहाँ से खत्म होता चला जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद आता है कि रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर हेस्टेन द ईस्ट डिसइंटीग्रेशन। इकोनॉमिकली हमने देखा बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका था, डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हो चुका था। गॉर्बचेव इनिशिएटेड पॉलिसीज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन्होंने शुरू किया। डेमोक्रेटाइजेशन
मतलब कि यहाँ पे कम्युनिज्म से ये जो है डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या कि जो अमेरिका मतलब जो अमेरिका फॉलो करता था, तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न की तरफ मूव करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब जो रिफॉर्म था वो इन्हीं के पार्टी के लीडर के थ्रू ही, मतलब जैसे एक ग्रुप ऑफ पार्टी है कुछ मेंबर्स की, तो उन्हीं में से कुछ मेंबर रिफॉर्म को अपोज भी करते थे, कुछ उसको मतलब मानते भी थे कि नहीं सही है, होना चाहिए। अब वहाँ पे एक कोप होता है 1991 में जो कि इनकरेज करता है कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलिंग, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ विरोधी थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी में ही रह करके जो अपनी गवर्नमेंट का विरोध करते थे, ऐसे लोग जो थे उन्होंने 1991 में एक कोप कर दिया। कोप मतलब होता है तख्ता पलट करना, कुछ चेंजिंग करना पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, ओल्ड रूल कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट वांट, मतलब लोग जो थे वो अब जो ओल्ड रूल जो पुराने समय से कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती चली आ रही थी अब उसको नहीं चाहते थे वो लोग। अब आता है रशियन रिपब्लिक वेयर येल्टसिन वॉन। अब येल्टसिन बोरिस येल्टसिन आते हैं। बोरिस येल्टसिन कौन थे? ये रशिया में ये पहले रशिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं और ये जो है वहाँ के ही नेशनल हीरो भी माने जाते हैं, जैसे हम लोग के महात्मा गांधी हैं इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने कम्युनिस्ट रेजाइम से वहाँ पे मतलब इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं छोड़ा या उनको आज़ादी दिलवाई। ठीक है, पावर बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक, यानी अब वो सारे स्टेट आज़ाद होने लगे, अब सोवियत सिस्टम के अंडर से वो लोग बाहर आने लगे। ठीक है, यूरोपनाइज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब जो यूरोपियन पार्ट था सोवियत यूनियन के अंडर में, यूरोप कंटिनेंट का जो पार्ट था वो भी अब कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका था। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक डिड नॉट आस्क इंडिपेंडेंट एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोशल फेडरेशन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी सोवियत यूनियन में, वो कंट्रीज कहीं ना कहीं वो जो है चेंज नहीं देखना चाहती थी, मतलब वो अभी भी सोवियत यूनियन के अंडर में ही रहना चाहती थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। 1991 दिसंबर में क्या होता है, लीडरशिप ऑफ येल्टसिन में रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस जो है ये तीनों मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर कर देते हैं सोवियत यूनियन डिसबैंड हो रहा है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो खत्म हो रही है, वो भी बैन हो रही है कम्युनिस्ट पार्टी, और अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है वो बेस माना गया। यानी उन्होंने कहा कि जो सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म चल रहा था उसको हम बंद कर रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं, और अब हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। तो तीन कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस तीन कंट्रीज थी जिन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस था वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे दिया है दिसंबर 1991। अब देखो 25 दिसंबर एक्चुअल डेट थी जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो ये सारी डेट्स आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं हम आगे। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो अभी तक सोवियत यूनियन चल रहा था, अब सोवियत यूनियन जब टूट गया तो उसमें से 15 कंट्रीज निकली, और उसके बाद जो कुछ कंट्रीज ऐसी थी, मैंने बताया ना सेंट्रल एशिया वगैरह रहना चाहते थे सोवियत यूनियन के साथ ही, तो जो कंट्रीज इनसे जुड़ना चाहती थी उनके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी ये स्टेट कैसे हैं, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन इनका एक कॉमनवेल्थ था जो रसिया के अंडर में चल रहा था। तो जो भी कंट्रीज इनसे डिसइंटीग्रेट हुई थी वो इसके अंडर में इनके साथ आ गई। ठीक है, सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स एंड स्पेशली सेंट्रल एशिया, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो सेंट्रल एशिया तो एक तरीके से कहें तो अलग थलग पड़ गया था ये रीजन पूरा का पूरा, फिर उन्होंने CIS को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो अपना फिर से डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अब देखो रसिया जो है वो सक्सेसर बन गया, यानी सक्सेसर मीन्स कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे बड़ा जो जो एक कंट्री बनी वो बनी रसिया। ठीक है, रसिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में USSR की सीट ली परमानेंट जो की थी। इंटरनेशनल जो ट्रीटीज चल रही थी, जो कमिटमेंट्स थे यानी कुछ रिलेशन थे अदर कंट्रीज के साथ, उनको रशिया ने अडॉप्ट किया। स्पेस वगैरह की जो अदर सोवियत स्पेस और जो चीज़ें थी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वो सारी चीज़ें रसिया, मतलब एक तरीके से जितनी भी चीज़ें सोवियत यूनियन के पास थी वो डिसइंटीग्रेशन के बाद सब कुछ रसिया ने खुद ले लिया एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, अब आता है कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। क्वेश्चन है कि आखिर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों, क्या कारण थे उसके पीछे, वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसको लाइन बाय लाइन आप प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए, मैंने तो वैसे भी आपको एक्सप्लेन करके बता ही दे रही हूँ। तो इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यानी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म दोनों ही इंटरनली वीक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, स्टैग्नेंट हो चुके थे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो जिससे जो लोग थे उनकी एस्पिरेशन नहीं पूरी हो पा रही थी, उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से क्या होता था कि सवर कंज्यूमर शॉर्टेज, यानी जो लोग खाना पीना चाहते थे, जो लोग डिमांड करते थे, वो चीज़ें बन ही नहीं पा रही थी, वो उन तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से लोग अपोज कर रहे थे। दूसरा आता है कि सोवियत यूनियन जो है वो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ज़्यादातर जो उसकी मनी थी उसको न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्जेनल यानी कि शास्त्रागार यानी हाँ शस्त्रगार, यानी कि जहाँ पे जो
जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उनको बनाने में, नए नए न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में वो ज़्यादा पैसा खर्च करने लगा रैदर देन लुकिंग फॉर नीड्स ऑफ पीपल। मतलब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको नहीं देखता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अमेरिका के मतलब कंप्राइज में लाने के लिए वो केवल आर्जेनल प्रोड्यूस करना, सैटेलाइट सेंड करना, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, ये सारी चीज़ें वो करता चला जाता है, जिसकी वजह से एक ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसके ऊपर। और लोग जो है वो उससे कोप करना शुरू कर देते हैं, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा उससे गुजरना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। अब लोग जान चुके थे कि एडवांसमेंट, यानी कि जो वेस्टर्न इकॉनमी थी उसकी एडवांसमेंट के बारे में लोगों को पता चल चुका था। अब लोग उसी इकॉनमी की तरफ मूव करना चाहते थे कि हम भी जो है वेस्टर्न इकॉनमी को अडॉप्ट कर ले और हमें भी उसी तरीके से अच्छा वेलफेयर हमारा हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ उसके बाद दिया हुआ है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है रूल, प्रशासन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो चुका था। पॉलिटिकल सेंस में भी देख ही रहे हैं कि लोगों के पास कोई अधिकार ही नहीं था कि वो गवर्नमेंट को बदल सकें। इसका मतलब ये था कि जो भी रूल करते थे चाहे जैसे करें उनको हमें झेलना पड़ सॉरी उनको उन लोगों को झेलना पड़ता था। फिर क्या हुआ, 70 ईयर से रूल कर रही कम्युनिस्ट पार्टी लोगों की तरफ अकाउंटेबल ही नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल एलाइनेटेड, मतलब अपनी ही कंट्री में लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अकेला सा महसूस होने लगा था। एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टलिंग कर रहा था, यानी ऊपर नीचे हो रहा था। रैम्पेड करप्शन, करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था। गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना ही नहीं चाहती थी कि हाँ मुझे इस फ्रंट पे वर्क करना चाहिए, यहाँ पे वर्क करना चाहिए, ऐसा कुछ। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके पास मोर प्राइविलेज थे। ऑर्डिनरी पीपल का कोई राइट ही नहीं था, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। मतलब वो कहीं ना कहीं सप्रेस थे इन सारी चीज़ों के अंडर। गॉर्बचेव रिफॉर्म प्रॉमिस्ड टू डील विद, अब यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन, ये सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। अब गॉर्बचेव प्रॉमिस टू डील विद प्रॉब्लम, उन्होंने जो है इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कहा। उन्होंने डायग्नोसिस इसका जो है खोजा कि किस तरीके से हम इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मोस्ट बेसिक सीम टू बी गॉर्बचेव कैरिड आउट हिज रिफॉर्म एंड लूजन द सिस्टम ही सेट इन मोशन फोर्स। देखो अब क्या हुआ कि उन्होंने मोशन मतलब एक गति रखी कि हम किस हिसाब से डिसइंटीग्रेशन करेंगे। अभी डायरेक्टली किसी सिस्टम को ख़त्म करके दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट करना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। उनको पता था ऐसा नहीं हो सकता और इतनी कम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, और भी कंडीशन वर्स हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे इसको। अब क्या हुआ कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी भी थी जिन्हें लगा कि फेल दैट गॉर्बचेव शुड हैव टू मूव मच फास्टर, वर डिसअपॉइंट एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड। मतलब कि जो मोशन चल रहा था, जो स्टेप ऑफ रिफॉर्म हो रहा था, उससे एक सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उन्हें लग रहा था कि इन्हें और जल्दी चलना चाहिए, नहीं और जल्दी जल्दी रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वो डिसअपॉइंट हो रहे थे कि उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और भी चीज़ें। वहीं पे क्या था कि दूसरे सेक्शन भी ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि मतलब वो सेक्शन सोच रहा था कि बहुत स्लोली चल रहे हैं। जो दूसरा सेक्शन था वो लोग सोच रहे थे कि इन्हें जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलना चाहिए, बहुत जल्दी चल रहे हैं। यानी देखो अब कैसा टंग ऑफ वॉर बन रहा है कि कहीं पीपल सोच रहे हैं कि नहीं जल्दी चलो, कहीं कुछ लोग करें नहीं धीरे चलो। तो इस तरीके से ये जो टग ऑफ वॉर बन चुका था, ये जो खींचातानी हो रही थी, टग ऑफ वॉर इन द सेंस दैट खींचातानी, ठीक है। इसके बीच में जो ओपिनियन था वो डिवाइड हो गया। यानी कोई गौरबचियों को इसलिए कह रहा था कि आप जल्दी रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से हम आपका साथ नहीं देंगे। कोई कह रहा था आप धीरे धीरे कर रहे हो, इसकी वजह से हम आपका साथ नहीं देंगे। मतलब अलग अलग सिचुएशन जो है यहाँ पे अप्लाइड होनी शुरू हो गई थी। दिस माइट दिस माइट हैव नॉट लेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत। कह रहा है कि ये इतना बड़ा कारण नहीं था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, बट अनदर कारण भी था। वो था क्या, ऑब्जर्वर इंडीड मेनी इनसाइडर्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, नेशनलिज्म का राइज होता है, यानी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म लोगों के अंदर आता है। लोग सोचते हैं ये हमारी कंट्री है, हमारा एरिया है, हमें आज़ाद होना है, हमें खुद से रूल करना है, हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रसिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है बाल्टिक रिपब्लिक। अब आते हैं बाल्टिक रिपब्लिक। बाल्टिक रिपब्लिक क्या है, बाल्टिक एक बहुत बड़ा सा सी है, उसके साइड में 3 कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लाइटविया एंड लिथुआनिया। तो अगर कोई भी पूछे कि बाल्टिक रिपब्लिक से आए हैं तो ये 3 कंट्रीज उनका मतलब एक आंसर होंगी, ठीक है। यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी फाइनल ऑलमोस्ट। देखो ये सारी कंट्रीज थी, यानी रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक रिपब्लिक कंट्रीज, ये सब ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे नेशनलिज्म राइज हो गया था। यानी ये लोग अपनी अलग अलग कंट्रीज बनाना चाहते थे लोग। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम यूएसएसआर के अंडर में अब नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे आई। अब उसके
बाद क्या हुआ कि डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी सोवियत यूनियन में, ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि डाइवर्सिटी एक मेजर प्रॉब्लम भी है, एक गुडनेस भी है, लेकिन सबसे बड़ी तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया की तरह हर कोई नहीं डील कर सकता डाइवर्सिटी के साथ। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी की वजह से इंटरनल प्रॉब्लम भी हो गई, इतनी वॉर होना, सिविल वॉर होना, ये सब कंडीशन बनने लगी। गॉर्बेचेव रिफॉर्म स्पीडेड एंड स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनल डिससेटिस्फेक्शन टू द पॉइंट दैट गवर्नमेंट रूल्स कुड नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, अब इनका जिस तरीके से रिफॉर्म हो रहा था उस तरीके से डिसइंटीग्रेशन और ज़्यादा बढ़ना लाजमी था। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द कोल्ड वार मेनी थॉट दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशिया। बहुत सारी लोगों ने, एक ऑब्जर्वर ने कहा कि सेंट्रल जो एशिया था, जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी, वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। तो वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन थे या फिर ऐसे रीजन जहाँ पे जो है, जो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन थे, वो जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है नेशनलिज्म ग्रो अप हो रहा था, ऐसा कुछ ऑब्जर्वर ने कहा। बाकी और सारे रीजन पर सिचुएशन नॉर्मल थी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हाफ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अभी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लेक्चर देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप एक साथ इतनी सारी कंट्रीज को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि डिसइंटीग्रेशन का कारण क्या था, उसके पहले की क्या सिचुएशन थी, नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, कौन कौन, और बोरिस एल्टसिन के बारे में मस्ट है, एकदम पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बोरिस एल्टसिन के बारे में दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आप लोग को बता ही देती हूँ। हाँ, बोरिस एल्टसिन ऐसे नॉर्मली जान लीजिए आप इसको, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये नाम आ सकता है कि बोरिस एल्टसिन जो है, मतलब वो नेशनल हीरो का नाम बताओ रशिया के जो पहले प्रेसिडेंट बने। तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया 1991 से 1999 तक ये थे। ठीक है, पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी वाज मेड द मेयर ऑफ। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में जो है इनको मेयर बनाया गया था मॉस्को का, गॉर्बेचेव ने इन्हें मेयर बनाया था मॉस्को का। बाद में ये उसी पार्टी को छोड़ करके गॉर्बेचेव के खिलाफ हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो है वहाँ पर अपना अलग से रूल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहाँ के लीडर बन जाते हैं एक अच्छे से, और उसके बाद वो वहाँ पे लीड करना शुरू कर देते हैं लोगों को। और की रोल था डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने में इनका एक की रोल था। ब्लेम फॉर हार्ड सफरिंग बाई रशिया। देखो 1991 से 2000 तक रशिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखनी पड़ी थी, तो ड्यूरिंग दिस टाइम इनका रिजाइम चल रहा था, तो इसकी वजह से इन्हें ब्लेम किया जाता है कि इनके मतलब इनके टाइम पीरियड में जो है ऐसी सिचुएशन हुई थी कि पूरे कंट्री को जो है वो एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से जूझना पड़ा था। तो ये था पूरा वीडियो। आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।